श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा सभी श्रोताओं का और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। पिछले बार वाले वीडियो में दो हेडिंग पर ही चर्चा हो पाई। ये अफसोस की नहीं, प्रसन्नता की बात है। एक एक हेडिंग पे इतनी लंबी लंबी चर्चाएं फिजूल में करना नहीं चाहते, पर सब्जेक्टिव जो क्लैरिटी है, आपको उस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी तभी हो सकेगी जब ज़्यादा बताया जाएगा, समझाया जाएगा। दो लाइन में ख़त्म करते हैं। रामचंद्र जी को वन के समय में वास्तु चर्चा करनी पड़ी थी, उसे रामायण में पढ़ लीजिएगा। तो ना तो कोई रामायण खोलेगा और ना सभी के पास रामायण होगी। और मान लीजिए आप रामायण ले भी आए तो भी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि उस रामायण में वो वृत्तांत दिया ही गया हो। साउथ में खम्मन ऋषि हुए हैं जिन्होंने रामायण का एक, वहाँ का जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ऐसे ही किसी भाषा में उन्होंने लिखा है, रामायण को अनुवादित किया है। खम्मन ऋषि ने कई ऐसे टॉपिक हैं जो रामचरितमानस में नहीं है और उन्होंने लिखे हैं। अब क्या है, उत्तर भारतीय समय में जितनी चीज़ें उत्तर भारतीय लोगों ने रामचंद्र जी के बारे में जानी, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें रामचरितमानस में हैं। अब साउथ में भी 14 साल रामचंद्र जी रहे, तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी परिवर्तन किए, लोगों में जो विचारधाराएं वहाँ पर शेयर हुई उनके साथ में, वो वहाँ के तथ्य हैं, वहाँ की बातें हैं, वहाँ की चीज़ें हैं। तो सारा कुछ नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ पाया, उत्तर भारत में नहीं आ पाया, जो दक्षिण भारत में रहा। और दक्षिण भारत में कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ की रामायण में, वो ऐसे तथ्य, ऐसे कांड हैं, लिखे हुए हैं, जो वहीं की लिखी हुई किताबों में मिलते हैं और उनको रामलीला में दिखाया भी जाता है। प्रदर्शन उनका उस पर पूरा एक प्ले जो खेला जाता है, उसमें उस दृष्टांत को भी लिया जाता है। तो ऐसे बहुत बड़ी रामायण है, ऐसे ही वास्तु बहुत वृहद है, इतना गहरा, इतना बड़ा है कि आपको मैं पहले वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि ये 50+ वीडियो में जाएगा। सिर्फ महीन बातें अगर करनी होती तो सैटरडे पढ़ा के 4 हफ्ते में हम आपको पूरा कोर्स दे देते, निचोड़ दे देते, PDF दे देते। पर क्या आप उस प्रकार से जुड़ सकते थे जिस प्रकार से अभी आप वास्तु सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं? शायद नहीं। चलिए, गहराई से कोई पढ़ाने वाला है तो पढ़ लीजिए, शॉर्ट वाला भी पढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है। हेडिंग लिखते हैं, शुभ प्लाट के प्रकार। समाज में रहने वाला प्रत्येक मानव, हेडिंग के बाद लिखना है, समाज में रहने वाला प्रत्येक मानव अपने जीवन में एक घर को बनाना ही चाहता है और उस घर के लिए वो कड़ी मेहनत करता है।
कड़ी मेहनत करके अपने घर बनाने हेतु एक ज़मीन का टुकड़ा बहुत मुश्किलों से खरीद पाता है। हम यहाँ पर आम आदमी की बात कर रहे हैं। ख़ानदानी अमीर या ऊपर के जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है। एक आम आदमी जो बहुसंख्यक है भारत देश में 144 करोड़ की आबादी में, जो अधिक जनसंख्या है मिडिल क्लास की है, हम उसी मिडिल क्लास वर्ग की बात कर रहे हैं। ना बहुत गरीब ना बहुत अमीर। ज्ञान के अभाव में वह अपने बजट में जो भी प्लॉट उसको मिल पाता है वो उसी पर अपने सपनों का घर बनाना चाहता है। अब हर उस व्यक्ति को यह जानकारी होनी ही चाहिए कि प्लॉट वास्तु अनुरूप आयताकार या वर्गाकार ही हो, और यदि कोई प्लॉट इस आकार से अलग और तिरछा मिल रहा है या एक दिशा से टेढ़ा या बढ़ी हुई भुजाओं के साथ मिल रहा है तो क्या चीज़ का पालन करे, किन नियमों को मानकर वह जीवन में चले। ऐसी स्थिति में चाहिए कि टेढ़ा, बढ़ा हुआ या तिरछा और विषम आकार का प्लॉट ईशान दिशा से ही बढ़े, ईशान दिशा से ही तिरछा हो और बढ़ने के साथ उसमें ईशान दिशा के सभी फायदे मिल रहे हों। ईशान में बढ़े क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश व किरणों से सकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रभाव आएगा वो काफ़ी लाभप्रद होगा। साथ ही सूर्य देव की किरणें 7 प्रकार की होती हैं या इनसे 7 प्रकार के मन को संतुलित करने वाले प्रभाव होते हैं जो शरीर को, मन को अच्छा ही बनाते हैं। ईशान दिशा व उत्तर दिशा का मिला जुला प्रभाव रहता है। अब प्लॉट का हिस्सा मनानुकूल मिले तो ज़्यादा बेहतर है उसे खरीदना। शुभ प्लॉट के प्रकार हेडिंग में आपने समझा। समाज में रहने वाले प्रत्येक मानव का ये सपना होता है कि वो अपना एक खूबसूरत घर बनाए, आशियाना बनाए। उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है। अब प्लॉट खरीदते समय यदि उसको ये जानकारी नहीं है, उसको ये समझ नहीं है कि वो किस डायरेक्शन का प्लॉट ले, कभी भी प्लॉट बनाने वाली कंपनी जो ज़मीन खरीद के प्लॉट का डिज़ाइन तय करती हैं, रोड बनाती हैं, नालियों के लिए जगह छोड़ती हैं, संसाधन जुटाती हैं, उनको जो भी धन कमाना होता है वो प्लॉट बेचकर ही कमाना होता है। तो वो खरीदी हुई भूमि में इंच बाई इंच इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस ज़मीन को बेचा जा सके।
इंच बाई इंच ज़मीन भी जब छोड़ना नहीं चाहते, फुट बाई फुट पूरा का पूरा एरिया नाप लेना चाहते हैं, नाप के ही उस पर प्लॉटिंग करते हैं, तो बढ़ी हुई ज़मीन किसी भी कोण में निकलती है, वो वास्तु को बिना अप्लाई किए अपने फ़ायदे हेतु, उसका तो बिजनेस है, वो तो करेगा ही, वो अपने फ़ायदे हेतु बढ़ी हुई भुजाओं में भी प्लॉट को काट देते हैं। बातों बातों में चीज़ें इम्प्रेशन में आ जाती हैं और मेहनत की कमाई कई दफ़ा गलत प्लॉट पे सेव हो जाती है। अब चूँकि जानकारी नहीं है तो गलत प्लॉट भी रजिस्टर हो जाता है, खरीद लिया जाता है और बाद में वो प्लॉट जब उस पर घर बन जाता है तो बहुत सारे घर अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारे घरों में प्रवेश करने के बाद एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे घरों में प्रवेश के बाद अचानक बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे घरों में अचानक से ऑपरेशंस होने लगते हैं, बहुत सारे घरों में कलह अपना स्थान बना लेती है। हम कितना सजग हों प्लॉट खरीदने के समय में, ये बात बताने के लिए दो प्रकार बताए हैं। एक तो आयताकार प्लॉट होना चाहिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। दूसरा वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। ऐसे ही प्लॉट दो प्रकार के हैं जो खरीदने चाहिए। अब अगर कोई भी प्लॉट ऐसा मिल रहा है जिसमें एक दीवार ज़्यादा लंबी हो रही है, कोई कोना बढ़ रहा है, किसी एक डायरेक्शन में प्लॉट तिरछा हो रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात करके उसको उस प्लॉट का निरीक्षण करने के लिए कहे। यदि वो खुद ही इस चीज़ को समझना चाहता है तो उसको चाहिए कि ऐसी स्थिति में टेढ़ा, बढ़ा हुआ या तिरछा और विषम आकार का प्लॉट ईशान दिशा से बढ़े, तिरछा हो और बढ़ने के साथ उसमें ईशान दिशा के सभी फायदे मिल रहे हों। अच्छा, ईशान दिशा को बढ़ाने के लिए इतनी बात हो रही है, ईशान दिशा ही क्यों? ये सवाल भी आएगा दिमाग में, ईशान दिशा ही क्यों बढ़नी चाहिए? लॉजिकल सवाल है। ईशान दिशा को कहा जाता है कि वहाँ पर ईशान दिशा के कोण पे वास्तु पुरुष का मस्तिष्क आता है, सर आता है, पूरा चेहरा, सर, गर्दन से ऊपर का हिस्सा आता है और दिमाग वहाँ पर होता है। अब अगर ईशान क्षेत्र बढ़ेगा तो दिमाग का क्षेत्र बढ़ेगा, दिमाग का क्षेत्र बढ़ेगा तो रहने वाले जितने भी उस मकान में लोग होंगे उनकी बुद्धि सही से कार्य करेगी, मानसिकताएं उनकी अच्छी होंगी, सोशल कनेक्शंस अच्छे होंगे, लोगों के साथ प्रेम व्यवहार अच्छा होगा, वातावरण अच्छा रखने के लिए सभी प्रयासरत होंगे और किसी भी तरीके की एंजाइटी, इरिटेट होने वाली जो आदतें हैं या माइग्रेन, सिर दर्द, इस तरीके की जो न्यूरो वाली समस्याएं हैं उनसे वो पूरा परिवार बचा रहेगा। बुद्धि और विवेक से काम करने वाले लोग होंगे तो हर जगह पर अच्छा डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे। ईशान में बड़े क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश व किरणों से सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव आएगा, 7 प्रकार की रश्मियाँ होती हैं जो संतुलित करती हैं मन को, तन को, उसमें होने वाले प्रवाह को। तो जब तन मन सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, फील अच्छा रहेगा तो आपके जीवन में प्रभाव भी अच्छा आएगा। ईशान दिशा व उत्तर दिशा का मिला जुला प्रभाव रहने से प्लॉट का हिस्सा
ज़्यादा मनानुकूल वातावरण बनाएगा। खरीदने वाले व्यक्ति को इस बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। लिखिए, अल्ट्रा वायलेट किरणें और दक्षिण दिशा। गुरुजी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को लिखा। 7 ऊर्जाओं की बात पहले वाले हेडिंग में हुई और अब हम उन 7 ऊर्जाओं में अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करने वाले हैं। हेडिंग आपने लिख लिया होगा, नीचे लिखना है। मकान की दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से ऊंचे पेड़ लगाने चाहिए और घर की दीवालों को मोटा बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। खिड़कियों को भी दक्षिण दिशा में लगाने के लिए वर्जित किया गया है और ये पूर्णतः वर्जित या निषेध है। दक्षिण दिशा से आने वाली सूर्य की किरणें शरीर व मन के लिए काफ़ी प्रकार से घातक होती हैं। मन, वचन व कर्मों की शुद्धता अति आवश्यक है, जिनका ह्रास होता है, पर ऊपर बताई गई सावधानियों को अपनाकर हम लाभ ले सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें और दक्षिण दिशा। मकान की दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से ऊंचे पेड़ लगाने चाहिए। ऊंचे पेड़ लगाने से पेड़ों का जो अपना अवशोषण पद्धति है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये सूर्य से आने वाली नकारात्मक रश्मियों से मिलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषण करते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को छोड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर सूर्य की घातक किरणों से बचने हेतु हमें ऊंचे पेड़, मोटे पेड़ लगाने चाहिए। वातावरण छांवपूर्ण रहेगा, प्रकाश नहीं आएगा, तीखी किरणें नहीं आएंगी और नेगेटिव एनर्जी भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके साथ ही हमको चाहिए कि हम अपने दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम दिशा की दीवालों को मोटा बनाएं। 1 हाथ चौड़ाई लेकर दीवार पहले बनाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। मैंने अपने घर में और साथ ही उस समय के और घरों में भी ये देखा है कि 2 से 2.5-3 हाथ तक की कच्ची दीवारें पुराने मकानों में बनाई जाती थीं। अभी का जो समय है उसमें बहुत बड़े भवन होते हैं तो 18 इंची दीवार होती है, अन्यथा जो नॉर्मल कंडीशन के मकान हैं, जो 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 1200, 2000 प्लस मकान जो साइज़ है, उन मकानों में गुरुजी हम या हमारे जैसे और वास्तुविद 9 इंची से कम चौड़ाई की दीवार रखना मना करते हैं। हमारा ये सुझाव रहता है कि कम से कम 9 इंच चौड़ी दीवार होनी ही चाहिए। पूरी तरीके से दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा, वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में
किसी भी प्रकार की खिड़की, किसी भी प्रकार की बालकनी, किसी भी प्रकार का OTS, ओपन टू स्काई, आजकल बनाया जाता है, वो वास्तु की इस पढ़ाई में गुरुदेव जी ने पूरी तरीके से वर्जित किया है, पूरी तरीके से निषेध है, बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा से आने वाली सूर्य की किरणें शरीर व मन के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध होती हैं। मन, वचन व कर्मों की शुद्धता अति आवश्यक है। मन अच्छा होगा तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, तो किसी को वचन देंगे, प्रॉमिस करेंगे तो अच्छे से करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए जो कर्म करेंगे उसकी शुद्धता भी अपने आप में ज़रूरी है और आप उसका निर्वहन भी करेंगे। यदि मन खराब, बात खराब, प्रयास खत्म, कर्म नहीं होगा, कुछ भी सिद्ध नहीं होना, जिनका ह्रास होता है। पर ऊपर बताई गई सावधानियों को अपनाकर हम लाभ ले सकते हैं। दक्षिण दिशा में ऊंचे पेड़ लगाएं, मोटे पेड़ लगाएं, दीवारों को मोटा बनाएं, खिड़कियां और बालकनी नहीं बनाएं। अभी एक फ्लैट हमने देखा था, उसमें साउथ में ही ग्रिल लगाई थी और बालकनी ओपन थी। सूर्य का प्रकाश तो बहुत अच्छा आ रहा था, पर वो पूरे घर को बर्बाद कर रहा था। फाइनेंशियल पोजीशन क्रिटिकल हो गई थी। इसी से जुड़ी हुई अगली बात है मत्स्य पुराण, व ये हेडिंग है ना, हेडिंग लिखते हैं, मत्स्य पुराण भगवान शिव, अंधकासुर, वास्तु अवतार। एक्चुअली ये 4 चीज़ें हैं। हेडिंग का डिटेल लिखने से पहले आप इन 4 चीज़ों को समझ लीजिए। 4 वेद थे जिसमें से 18 पुराण निकले। अब ये खंड वाइज अलग डैश लगा लगा के चारों चीज़ें लिखवाई हैं, क्योंकि सारा सार पता है। आपको नहीं पता है तो पहले इसको समझना चाहिए। मत्स्य पुराण डैश भगवान शिव डैश अंधकासुर डैश वास्तु अवतार। वास्तु अवतार कैसे हुआ, वास्तु पुरुष का अवतार कैसे हुआ, इससे जुड़ी बात भी है और इससे ही वास्तु सारा अपना जो डिपेंडिंग है वो सारी की सारी इसी पे है। मत्स्य पुराण में एक दृष्टांत आया है जब भगवान शिव चेतना की परम ऊर्जा और अंधकासुर अंधकार का परम स्रोत, इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। इन दोनों के बीच में एनर्जी को समझ के चलें तो आपस में टकरा जाती हैं। अब टकराने का कैसे समझे, रामायण में देखा होगा आपने कि इधर से एक तीर चलता है रावण की तरफ से, और फिर रामचंद्र जी एक तीर चलाते हैं और वो आपस में जाके टकराते हैं। जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो तीर तो टिका रहता है, और जिसकी पावर कम होती है वो तीर गायब हो जाता है। उस समय पे ये विजुअलाइज करना, इसको सोचना और रिकॉर्ड करके टीवी पे दिखा देना, रामानंद सागर जी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद है कि वो उन्होंने सोचा और सोच के उसको रिकॉर्ड किया, पूरा एडिट किया और एडिट करके वो हमें दिखा पाए कि इस तरीके से ऊर्जा। आप फॉरेन कंट्रीज़ की जितना हॉलीवुड है उसकी बनी हुई पिक्चरों में आज तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, पर उस समय में जब रामायण आई थी उस समय में इस चीज़ को देखना बहुत अचंभा और नई बात थी। जब रामायण आती थी संडे को 9 बजे से, तो मोहल्लों में सन्नाटा हो जाता था, लोग अपने काम बंद करके रामायण देखते थे, और यहाँ तक था कि लोग रामचंद्र जी की और टीवी की आरती उतारते थे। तो ये वो समय था
हमने देखा है, आपने भी दोबारा देखा होगा कोरोना काल में, और नहीं है तो यूट्यूब पे जाके देखिए। तो वो जो ऊर्जा है, एक तीर से दूसरा तीर जब टकराता है तो एक परम शक्ति जीत जाती है और दूसरा तीर कमज़ोर हो जाता है, तो फिर उससे पावरफुल तीर छोड़ना मतलब क्या, पॉजिटिव एनर्जी। अंधेरा और रोशनी जब आपस में टकराए तो भगवान शिव और अंधकासुर, वहाँ पर ये बॉडी टाइप आपको समझाने के लिए बात बोली गई कि भगवान शिव और अंधकासुर में जब लड़ाई हुई और दोनों ही इस परम स्थिति में पहुंच गए कि दोनों ही न जीत रहे थे और ना ही हार रहे थे, समान स्थिति में थे और चीज़ें जो पॉज वाली स्थिति में जा रही थी। उस समय पर भगवान शिव के पसीने की बूंद मिट्टी में गिरी और एक एनर्जी फील्ड तैयार हुई, और वो जो अपने आप में फील्ड बनी, जो एक नई एनर्जी बनी, उस नई एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जितने भी देवता और दानव थे, उन्होंने उनके ऊपर उस एनर्जी पे काबू पाया और उसको ब्रह्मा जी ने अपना मनसपुत्र, मन की शक्ति से बना एक विचार, एक थॉट प्रोसेस, एक एनर्जी, उसको बताया और उसको नाम दिया वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष का जो अवतार है, जो उनका जन्म है, वो कैसे हुआ, ये जो पूरा दृष्टांत है ये मत्स्य पुराण में दिया गया है और इसको समझना है। और कई बार कुछ लोग इसको समुद्र मंथन से निकली हुई एक एनर्जी बताते हैं। अब मत्स्य पुराण में जो दृष्टांत दिया गया है वो कुछ ऐसा है। हम वास्तु की पढ़ाई को ही लेके चल रहे हैं बराबर, पर दृष्टांत जहाँ कहीं के भी लिए जाएंगे, उदाहरण जहाँ कहीं से भी जुड़ेंगे आपको समझाने के लिए, वो लिए जाएंगे। आप उसको इधर उधर की बातें मत समझिए। जब आप रामायण को जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो शक्तियाँ, आज की डेट में समझिए कि अभी वॉर चल रहा था इज़राइल का हमास के साथ में, तो हमास की तरफ से जितनी भी मिसाइलें आ रही थीं, इज़राइल की तरफ से S-400 से जो मिसाइल को भी मात देने के लिए लॉन्चर से जो मिसाइल छोड़ी जा रही थी, वो उनके हमास से आए हुए जितने भी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान थे उनको मार के गिरा रही थी, और जितनी भी मिसाइल आ रही थी उन मिसाइल्स को भी, यहाँ से जो मिसाइल छोड़ी जा रही थी वो उनको जो एंटी होता है ना, एंटी एक्शन लिया गया तो उनको मारने का काम कर रही थी। तो ये आज के समय में वीडियो इसके पड़े हुए हैं, आप देखिए, बहुत रोमांचकारी वीडियो हैं, नाइट के हैं सारे, लाइटिंग का मज़ा ले सकते हैं, पर ये उतना ही घातक विचार भी है कि अगर वो एक मिसाइल चूक जाए और जहाँ से लॉन्चर अपना यहाँ से मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए एक मिसाइल छोड़ रहा है, उधर की तरफ अगर आके वो मिसाइल वाकई में गिरे तो कितनी तबाही होगी। तो जब तक मज़ा लगता है, हम पर बीतती नहीं है, तब तक तो हमें अच्छा लगता है देखना, पर जब हम पे बीतती है तो समझ में आता है। तो इसलिए उसको मज़े की तरीके से लें, पर गंभीरता बनाए रखें। समझ रहे हैं? तो उस समय पर वो तीर का गायब हो जाना, उसके पीछे का जो साउंड आता है, उसका मज़ा, ये सब कुछ आनंददायक लगता है कि हाँ, रामचंद्र जी पॉजिटिव एनर्जी हैं, नकारात्मक एनर्जी रावण है और रामचंद्र जी उसको हराएंगे, भगवान हैं। ये कौतूहल तो बहुत अच्छा लगता है, पर टेक्निकली अगर उसको समझने का प्रयास किया जाए तो वो एक बहुत ही विध्वंसकारी चीज़ है। महाभारत में क्या हुआ? जितने भी दिन महाभारत का युद्ध चला, वो ज़मीन जिसके लिए झगड़ा हुआ, वो गांव जो 5 ज़मीन के टुकड़े मांगे थे पांडवों ने, दुर्योधन ने नहीं दिए, वो ज़मीनें क्या मरने के बाद दुर्योधन या पांडव लेके गए साथ में? वो ज़मीन के टुकड़े यहीं पड़े हैं। वो पूरा कुरुक्षेत्र यहीं भारत देश के अंदर पड़ा है, हरियाणा में, पर 1 करोड़ से अधिक लोग मर गए।
हम जीवन में सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, वास्तु को लेके चल रहे हैं, चीज़ें हैं, हम सभी तरफ से सभी प्रकार की बातें करेंगे। इस हेडिंग का जितना भी दृष्टांत है वो हमने मोटा मोटा आपको पहले ही समझाया है, इसकी डिटेल हम अगले वीडियो में करेंगे, समय का ध्यान रखना है। और इस हेडिंग का जो पॉइंट आपने लिख लिया है इसको अगले वीडियो में विस्तार से लिया जाएगा, इसके बारे में जो और चीज़ें हैं वो भी बताई जाएंगी, है ना। बाकी अपना एस्ट्रो वास्तु फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और फॉर्म तीनों ही काबिज हैं, एस्टेब्लिश हैं अपनी जगह पे। बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत सारा काम आ रहा है जो हम कर पा रहे हैं, लोगों के घरों में वास्तु कर रहे हैं और जीवन उनका भी बदल रहे हैं, आप लोगों का भी बदलने का प्रयास जारी है। फ्री सलाह हमारे यहाँ हमारी फर्म पर दी जाती है हर शनिवार हर रविवार। आप अपने घर का नक्शा लेके आ सकते हैं, पहले कॉल करके समय ले लें, समय लेने के साथ ही आपका जो कष्ट है उसको नक्शे के हिसाब से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करा के हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्री सलाह के लिए शनिवार रविवार आइए। फ़ीस वाली सेवा के लिए अगर आप विज़िट कराते हैं तो चार्ज एप्लीकेबल रहेंगे, नियम व शर्तें लागू रहेंगी, है ना। सर्दी बढ़ गई है और लिमिटेड ही काम हो पाता है, किसी के घर भी जाते हैं तो 3 घंटे तो लगते ही हैं, तो एक दिन में 2 ही विज़िट पॉसिबल हैं। तो आपको हो सकता है कि सेम डे हम विज़िट ना कर पाएँ, तो वैसी कंडीशन में आगे वाले दिनों का जो शेड्यूल मिलता है उसको ही स्वीकार करें और हमको भी थोड़ा सा बख्शें, है ना। सर्दी बहुत है, मुझे सर्दी बहुत लगती हुई है, तो मैं हीटर चला के देखिए अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वास्तु की पढ़ाई में जुड़े रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस हेडिंग के विस्तृत वर्जन के साथ।